हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये क्लास एक महामैराथन क्लास होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य, इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, यानी कि 12th फिजिक्स के चैप्टर 5 जो आपका चुंबकत्व तथा द्रव्य है, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी डेरिवेशंस हैं, पूरे टॉपिक को यानी कि पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकूं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो कुछ भी मैं आपको बताता हूं उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को एक ही वीडियो में पढ़ाऊं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चुंबक क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेट, ठीक है। तो देखिए चुंबक होता क्या है, सिंपल है। ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। देखिए चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपने चुंबक तो देखा ही होगा, अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, लोहे के टुकड़े को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका होगा चुंबक। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए चुंबक भी कई प्रकार के होते हैं। चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए चुंबक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल मैग्नेट और कृत्रिम चुंबक को कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो प्राकृतिक चुंबक का मतलब नाम से स्पष्ट है, जो प्रकृति में पाया जाए। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाए, ठीक है, सिंपल है। तो प्राकृतिक चुंबक इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। तो देखिए प्रकृति में काला पत्थर जैसे लोहे का लाल ऑक्साइड, जिसे हम Fe3O4 से लिखते हैं, इसे हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होगा तो Fe3O4, ठीक है। ये लोहे का लाल ऑक्साइड होता है, ये पाया जाता है, जिसे प्राकृतिक चुंबक हम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो आपका लोहे का लाल ऑक्साइड, जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं, ये आपका प्राकृतिक चुंबक है। लेकिन प्राकृतिक चुंबक का एक गुण होता है। देखिए प्राकृतिक चुंबक में चुंबकीय गुण बहुत कम होता है, यानी कि जो प्रकृति से चुंबक हमें मिलता है उसमें जो चुंबकीय गुण होता है वो बहुत कम होता है। अब जब हम उसको प्योर करके जब कृत्रिम चुंबक बनाएंगे तो उसमें चुंबकीय गुण काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है। तो देखिए दूसरा हमारा है कृत्रिम चुंबक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखिए ऐसे चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। यानी कि कृत्रिम चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम विधियों का मतलब जो मनुष्यों के द्वारा विधियां बनाई गई है, ठीक है। अधिक कृत्रिम चुंबक जैसे सीवो, कोबाल्ट, निकिल, आयरन, इसके बनाए जाते हैं, ठीक है। कृत्रिम चुंबक में चुंबकीय गुण बहुत अधिक होता है। तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसमें चुंबकीय गुण बहुत कम होता है, जो कृत्रिम चुंबक होता है इसमें चुंबकीय गुण काफी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया चुंबक और चुंबक कितने प्रकार का होता है। अब देखिए हम आते हैं चुंबकीय बल रेखाओं पर। जैसे आप लोगों ने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ऐसे ही चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर में आपका है चुंबकीय बल रेखा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जैसे यहाँ पर दो चित्र है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक मैंने चुंबक लिया है, ये आपका क्या है, इसको हम कहेंगे चुंबक, ठीक है। अब चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी एंड दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा किस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, एक वक्र आपको दिख रहा होगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। जबकि वैद्युत बल रेखाएं जो हमने पढ़ा था वो वक्र, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। और देखिए ये जो
रेखाएं चलती हैं, अगर इस पर एक स्पर्श रेखा हम खींच दें तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, जैसे देखिए हमने एक चुंबक लिया, अब चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगी, जो कि एक वक्र पथ पर चलेंगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन चुंबकीय बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींच दें ऐसे, तो ये जो दिशा प्रदर्शित करेगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। ठीक है, समझ में आ गया। और इन चुंबकीय बल रेखाओं पर खींचा गया जो ये होता है स्पर्श रेखा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक परिनालिका ले लिया है। ठीक है, देखिए धारावाही प्रणालिका है, अब इससे भी चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र जो है ये ऋण और धन की का चिन्ह लगाया गया, तो ये इधर से इधर की ओर चलती हैं। इस पर भी जो स्पर्श रेखा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, यानी कि सिंपल अगर मैं कहना चाहूं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चलने की दिशा होती है उस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। अब इनके कुछ गुण देखते हैं आखिर कि इनके गुण क्या हैं। देखिए गुण में क्या है, गुण तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने वैद्युत बल रेखाओं में भी बताया था कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव से जा रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, और चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट आती हैं। देखिए इस चुंबक से अंदर से ये देखिए होते हुई ये फिर से उत्तरी ध्रुव पर वापस आ गई, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर ये दक्षिणी ध्रुव की ओर गई और चुंबक के अंदर से फिर से वो उत्तरी ध्रुव की ओर वापस आ गई। ठीक है, इस प्रकार ये रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र की तरह होती हैं। ये आपका गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए ये और ये कभी एक दूसरे को ये काटती नहीं है, क्योंकि काटेंगी तो यहां पर इस पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि असंभव है। ठीक है, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए दो बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है। ठीक है, तो यही इनका गुण है। समझ में आ गया। तो चलिए गुण को भी देख लेते हैं। तो देखिए गुण में हम क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। इस प्रकार ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यानी कि वो उत्तरी ध्रुव से जाएंगी, फिर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएंगी, फिर वो उत्तरी ध्रुव की ओर चली जाएंगी। देखिए बंद वक्र की तरह ये हो गई। ठीक है, दूसरा देखिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, अर्थात उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होती, ऐसा असंभव है। ठीक है, तो ये आपका होगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, सिंपल है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम भूचुंबकत्व भी कहते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरह व्यवहार करती है जैसे इसके गर्भ में एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो, यानी कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह, एक पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। वो इस तरह व्यवहार करती है जैसे हमारी पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक रखा हो। ठीक है, अब इसकी दिशा कैसी होगी, तो जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, चुंबक की जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे अगर आप किसी सुई को, ठीक है, इस पृथ्वी पर किसी सुई को हम चुंबकीय सुई को इस प्रकार लटका दें कि वह क्षैतिज दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि किसी सुई को अगर हम उस लटका दें तो क्या होगा, वो उत्तर से दक्षिण की ओर वो हमेशा ठहरेंगी। ठीक है, यानी कि जो उसका उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर की दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा की ओर आकर ठहर जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं, जैसे देखिए हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, अगर हम पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना, अगर हम पृथ्वी के में लोहे का टुकड़ा, ठीक है, उसमें गाड़ दें तो क्या होगा, वो एक चुंबक की भार व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो यदि हम लोहे के किसी छड़ को पृथ्वी के भीतर कुछ समय के लिए उस दिशा में गाड़ दें जिसमें
स्वतंत्र लटकी चुंबकीय सुई ठहरती है तो छड़ एक चुंबक बन जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम उसी दिशा में लोहे के टुकड़े को गाड़ दें तो वो एक चुंबक की बात व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके गर्भ में एक चुंबक, वो एक बहुत शक्तिशाली चुंबक के रूप में वो व्यवहार करता है। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र है, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपकी पृथ्वी है, जो रेड से मैंने दर्शाई है ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, अब देखिए ये जो डॉट डॉट करके मैंने बनाया है ये आपका है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष। ठीक है, अभी मैं इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। अब देखिए यहां पर मैंने एक चुंबक रख दिया, ये देखिए एक चुंबक रखा हुआ है जिसका ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, SN लिखा हुआ है। ठीक है, साउथ नॉर्थ। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। अब देखिए ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। देखिए ये जो बिंदु है इसको हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और ये जो बिंदु आपका है इसे हम बोलते हैं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए क्या है, अब इसके चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव इसको जो मिलाती हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के, देखिए इन दोनों को हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। ठीक है, जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा है, ये देखिए डॉट डॉट करके ये रेखा जो है ये आपका है भौगोलिक निरक्ष। ठीक है, समझ में आया। और यहां पर जो आपका ये बिंदु है, पृथ्वी से ये जो बिंदु है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो लाइन आपकी है इसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। अभी मैं सबका आपको बताऊंगा। देखिए भौगोलिक अक्ष क्या है, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, यानी कि पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है ये, ठीक है, ये आपका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, देखिए नीचे आपका है ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को, ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है चुंबकीय निरक्ष, ये आपका चुंबकीय अक्ष। मैंने आपको बताया कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तो ये फिगर आपको समझना है, तभी आप लोग डेफिनेशन लिख पाएंगे। ठीक है, किसका डेफिनेशन, ये जो टॉपिक्स आपके हैं। तो ये क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये जो आपकी रेखा है इसको हम बोलेंगे पृथ्वी का घूर्णन अक्ष। ये आपका भौगोलिक अक्ष है और ये आपका होगा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष। अब देखिए ये आपका है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ये है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका और पॉइंट क्या है, ये आपका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये आपका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको समझना है। अब ऐसे एक एक को हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे भौगोलिक अक्ष क्या होता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि भौगोलिक अक्ष होता क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, तो ये सब आपको समझना है। तो देखिए भौगोलिक अक्ष क्या होता है, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष कहलाती है। देखिए ये आपका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है ये, ठीक है, और ये आपका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। दूसरा देखिए हमारा है चुंबकीय अक्ष। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, देखिए यहां पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव था, यहां पर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, पृथ्वी की चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो आपका ये है, ठीक है, और जो ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें डेफिनेशन लिखना होता है। एक दो डेफिनेशन इसके साथ साथ और याद रखिएगा आप, भौगोलिक यामोत्तर। देखिए भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाली तथा पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को हम भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। दूसरा चुंबकीय यामोत्तर, तो देखिए यहाँ पर भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाली, यहाँ पर चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाली तथा पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो इतने डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर में, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का जो बोर्ड एग्जाम में आता है, देखिए भू चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। एक है दिक्पात कोण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन। दूसरा है नति अथवा नमन कोण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप।
एंड थर्ड है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, ये तीन आपके भू चुंबकत्व के तीन अवयव होते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो भू चुंबकत्व के तीन अवयव होते हैं, दिक्पात कोण, नति अथवा नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो हम एक एक को पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिक्पात कोण को। ठीक है, दिक्पात कोण क्या होता है, देखिए किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अभी मैंने आपको चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर का डेफिनेशन बताया था। अब उन दोनों के बीच जो न्यून कोण बनता है उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। एक चित्र में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये आपका चित्र है। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक फिगर है, इसमें आपके ये जो रेखा है इसको हम बोलेंगे भौगोलिक उत्तर, ये आपका है भौगोलिक चुंबकीय उत्तर। ठीक है, ये आपका है भौगोलिक यामोत्तर, ये है चुंबकीय यामोत्तर। देखिए, इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है इसी को हम बोलेंगे क्या, दिक्पात कोण। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि दिक्पात कोण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपका एक चित्र है, इसमें एक स्वतंत्रता पूर्वक सुई को लटकाया गया है। ये सुई आपका है, ये आपकी क्षैतिज दिशा है। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हम लोग नति अथवा नमन कोण कहते हैं। तो देखिए नोट है, दिए गए स्थान पर समय के साथ दिक्पात कोण का मान बदलता रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, लेकिन दिए गए समय पर, नोट कर लीजिएगा, दिए गए स्थान पर समय के साथ साथ दिक्पात कोण का मान बदलता रहता है तथा अलग अलग स्थानों पर भी ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इतना है आपका डेफिनेशन, आपको याद रखना है। दूसरा देखिए नति कोण। नति कोण क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नति अथवा नमन कोण कहते हैं। जैसे देखिए फिगर में मैंने आपको समझाया, ये देखिए ये आपका फिगर है, इसमें आपका ये भौगोलिक यामोत्तर है, ये आपका चुंबकीय यामोत्तर है। अब देखिए इस चुंबकीय यामोत्तर में एक सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई है। देखिए ये सुई आपका है। ठीक है, ये सुई लटकाई गई है। अब इस चुंबकीय यामोत्तर में एक कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं नति अथवा नमन कोण, या इसमें भी आप समझ सकते हैं। देखिए चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा, देखिए इसकी जो ये क्षैतिज दिशा है चुंबकीय सुई की, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, इसी को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई, देखिए ये आपका चुंबकीय यामोत्तर में एक सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई है। देखिए सुई, ठीक है, से लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है, इस क्षैतिज से जो एक कोण बना रही है इसी को हम नति अथवा नमन कोण कहते हैं। देखिए ये आपकी सुई है। ठीक है, इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय सुई है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब इस सुई और इस क्षैतिज दिशा के बीच में जो कोण बन रहा है इसी को हम नति अथवा नमन कोण कहते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए थीटा से हम इसे डिनोट करते हैं, यहां पर थीटा लिखा है। ठीक है, अब देखिए नोट पॉइंट कुछ लिखिए, दिए गए स्थान पर नति कोण का मान समय के साथ नहीं बदलता। देखिए दिक्पात कोण में मैंने आपको बताया कि समय के साथ इसका मान बदलता रहता है, लेकिन दिए गए स्थान पर नति कोण का मान समय के साथ नहीं बदलता है तथा अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बी वाला पॉइंट क्या है, चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण का मान 0 डिग्री तथा ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। यानी कि नति कोण का मान चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री होगा तथा ध्रुवों पर जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा नति कोण, बहुत ही सिंपल सा था, ये आपका हो गया। अब दो अवयव हमने पढ़ लिए, देखिए यहाँ पर भू चुंबकत्व के दो अवयव हमने पढ़े, दिक्पात कोण, नति अथवा नमन कोण। अब बचता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा तीसरा घटक है वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए दो को हमने पढ़ लिया, एक आपका था दिक्पात कोण और दूसरा था नति अथवा नमन कोण। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका एक चित्र है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एक चुंबकीय सुई ये दिया गया है जिसका ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये रेखा जा रही है इसको हम लोग बोलेंगे भौगोलिक उत्तर। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए भौगोलिक उत्तर। ठीक है, भौगोलिक उत्तर। और जो ये आपकी रेखा आई है इसको हम बोलेंगे चुंबकीय उत्तर। एक होगा आपका भौगोलिक उत्तर, एक होगा चुंबकीय उत्तर। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान देना, देखिए जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका है बीई।
जो पूरे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो बीई दिया गया है। अब यहां पर क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हमें 36 घटक निकालना है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बीई को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक आपका होगा 36 घटक जिसको हम लोग डिनोट करेंगे BH से, और एक आपका होगा ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हम लोग डिनोट करेंगे VB से। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देना है। देखिए ये जो आपका है, जो इस कलर का बना हुआ है, यहां से लेकर ये जो स्थान है इसको हम लोग बोलेंगे भौगोलिक यामोत्तर, यानी कि ये वाला जो स्थान है इसको हम लोग बोलेंगे भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर। अब भौगोलिक यामोत्तर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए एक को हम मान लेते हैं O, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं O, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ये आपका L हो जाएगा। ठीक है, ये आपका L हो गया, इसको हम मान लेते हैं M, और इसको मान लेते हैं R। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको मानना है। तो यहां पर जो आपका भौगोलिक यामोत्तर यानी कि जो आपका चुंबकीय यामोत्तर होगा वो होगा OPQR। देखिए ये वो हो गया आपका, यहां पर हम P मानेंगे, ये आपका P हो गया। ठीक है, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये आपका भौगोलिक यामोत्तर है। उसके बाद में चुंबकीय यामोत्तर क्या क्या होगा, देखिए OLMR। ठीक है, तो OLMR जो होगा ये आपका भौगोलिक यामोत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका हो गया भौगोलिक यामोत्तर। अब OPQR ये आपका हो जाएगा, ये जो स्थान बीच में है इसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर। तो एक हो जाएगा आपका भौगोलिक यामोत्तर, ये वाला जो पोर्शन है, और ये वाला जो स्थान है इसको हम बोलेंगे भौगोलिक यामोत्तर। और इस भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में एक यहाँ पर कोण बनेगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से। इसको हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण। मैंने अभी आपको बताया था भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक कोण बनेगा थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे नति अथवा नमन कोण। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर अब एक काम हम करेंगे, देखिए अब इस चित्र से हमें स्पष्ट है कि जो BH है, ठीक है, क्योंकि दो घटक है। देखिए यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE, जो BE है इसके 36 तथा ऊर्ध्वाधर घटक, इसको हम दो घटकों में विभाजित करेंगे। ये आपका 36 घटक BH और ऊर्ध्वाधर घटक BV। ठीक है, तो 36 तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः BH एंड BB हैं। तो चित्र से हम लिख सकते हैं BH यानी कि 36 घटक इक्वल टू लिख सकते हैं हम BE cos थीटा। देखिए VE जो आपका कुल चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, और cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो 36 घटक जब हम लेंगे तो यहां पर हम cos लेंगे, तो cos थीटा हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब BH तो हमने निकाल लिया, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक भी हमें निकालना है VV। तो VB जब हम लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे BE यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का वर्ग करेंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करके हम जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, यानी कि इसका वर्ग करके हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो वर्ग करके जोड़ने पर तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। यहां पर BH और BB इनका वर्ग करके हमें जोड़ना भी है, तो हम लिखेंगे यहां पर BH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा VE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिख देंगे VE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका VE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर एक काम करेंगे हम, आपको BH स्क्वायर ऐसे ही रहने देना है, तो VH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे ही रहने देंगे। अब यहां पर BE स्क्वायर दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो VE स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बीच में आपका बच जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है,
ये आप लोगों को पता होगा। तो यहां पर हम इसके स्थान पर 1 मान लेंगे, तो ये हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, VH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए इसको 1 मान लेंगे तो BE स्क्वायर केवल बचेगा, ठीक है, तो VE स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक काम हमें करना है, यहां पर सिंपल है, समझिए। देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं VE स्क्वायर, V स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर कर देंगे, उसको इधर कर देंगे, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हम स्क्वायर हटा देंगे, VE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए जब स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट जब होगा तो ये हो जाएगा VH स्क्वायर प्लस VV स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल है, यहां पर हमें क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। जो आपका समीकरण 1 है ऊपर देखिए, ये समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे, तो चलिए देते हैं और देखते हैं। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, तो दोनों को भाग दे देंगे। तो समीकरण 2 था हमारा V इक्वल टू VB अपान VH हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा VE साइन थीटा, ऊपर था देखिए VE साइन थीटा। देखिए समीकरण 2 आपका क्या था, ये समीकरण 2 है, VE साइन थीटा है, फिर समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 को 1 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा VE साइन थीटा अपान VE cos थीटा, VE cos थीटा। अब VE से VE कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए तो हमारा बच जाएगा VV अपान VH इक्वल टू बचेगा हमारा साइन थीटा अपान cos थीटा, साइन थीटा अपान cos थीटा। अब देखिए एक चीज आपको पता होगा शायद, यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, साइन थीटा अपान cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है, tan थीटा ये होता है। तो यहां पर इसके स्थान पर tan थीटा लिख देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू VB अपान VH, तो लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू VB अपान VH, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 36 ऊर्ध्वाधर घटक अपान 36 घटक, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा हमें निकालना है, तो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स VB अपान VH, VB अपान VH, ठीक है। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, ठीक है, इसका फॉर्मूला समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपको ऊर्ध्वाधर घटक दे दिया जाएगा और 36 घटक दे दिया जाएगा, आपसे थीटा पूछ लिया जाएगा, ठीक है, नमन कोण या नथी कोण, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उदासीन बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। देखिए न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं, ऐसे बिंदुओं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो देखिए यहां पर 2 पॉइंट है, एक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा है चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर कंडीशन है कि ऐसे बिंदु या वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं, ऐसे बिंदुओं को परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक है, और इन्हीं बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो देखिए इसका आपको डेफिनेशन याद करना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जो मैं बता दूं और आपको तुरंत याद हो जाए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, देखिए ये सब टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है, उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहला है चुंबकन तीव्रता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या होता है, देखिए चुंबकन तीव्रता चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। यानी कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी से चुंबकन तीव्रता को परिभाषित हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चुंबकन तीव्रता चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। जो चुंबकन तीव्रता है यह एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तथा इसे आई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि चुंबकन तीव्रता को हम आई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका चुंबकित पदार्थ का एकांक आयतन और दूसरा है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसी से रिलेटेड होगा। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो फार्मूला होगा, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण m वेक्टर हो, यानी कि कोई पदार्थ जो है उसका चुंबकीय आघूर्ण अगर m वेक्टर है तथा उसका आयतन b है, तब उसकी चुंबकन तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, I वेक्टर इक्वल टू m वेक्टर अपॉन v। यहाँ पर m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, और v क्या है, आयतन। अब देखिए यहां से हम लोग इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। I क्या है, I आपका चुंबकन तीव्रता। ठीक है, तो चुंबकन तीव्रता इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण अपान आयतन। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, देखिए जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो V है आयतन, आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहां पर स्क्वायर है, अब ये 2 मीटर यहां से कट होगा, यहां से 3 कट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से 2 कट हो जाएगा, यहां से 2 कट होगा, तो यहां पर 1 मीटर बचेगा। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर। तो जो आपके चुंबकन तीव्रता होगी इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यही होगी आपकी चुंबकन तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चुंबकशीलता, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो चुंबकशीलता क्या होता है, इसे म्यू से हम डिनोट करते हैं। देखिए चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता I, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, यानी कि चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है या चुंबकीय प्रेरण जो आपका B है तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, I के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इक्वल टू हो जाएगा B अपान H। ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपान H, जहां B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी, यहां पर B आपका है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या है, चुंबकीय प्रेरण, यहां पर मैंने लिखा है। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण और जो आपका H है, ठीक है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता। ठीक है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अथवा इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, n a के पावर -2, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए यहां पर आपको H कर देना है, क्योंकि ये आपके चुंबकीय तीव्रता नहीं है, ये आपका चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, तो H, तो B अपान H इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर B क्या है, चुंबकीय प्रेरण, और H है आपका चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मात्रक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सापेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसे हम लोग डिनोट करते हैं म्यू आर से। देखिए इस प्रकार से म्यू आर, ये क्या होता है, देखिए सब सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता जो म्यू नॉट होता है, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर। ठीक है, यहाँ पर म्यू क्या है, पदार्थ की चुंबकशीलता, म्यू नॉट है निर्वात या वायु की चुंबकशीलता।
ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे डिफिनीशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति। इसे हम प्रवृत्ति भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता जो होता है I, इसको हम I से डिनोट करते हैं, तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H, ठीक है, ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं I वेक्टर अनुक्रमानुपाती H वेक्टर। अब देखिए जब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे समानुपाती के चिन्ह को, तो यहां पर जुड़ जाएगा एक नियतांक जिसे हम लोग बोलते हैं काई एम, इसको हम बोलते हैं काई, ठीक है। इस प्रकार से कुछ बना हुआ है एक्स की तरह, जहां काई एम क्या है, चुंबकीय सुग्राहिता, ठीक है। तो यहां से अब आप चुंबकीय सुग्राहिता का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चुंबकीय सुग्राहिता को समझने से पहले आपको ये डेफिनेशन समझना है, ठीक है, कि किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होता है। तो I अनुक्रमानुपाती H हो जाएगा। यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो काई M जुड़ जाएगा, जहां पर काई M है चुंबकीय सुग्राहिता। अब यहां से हम इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, काई M इक्वल टू I/H। तो देखिए इसका डेफिनेशन कैसे देखेंगे चुंबकीय सुग्राहिता का, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। देखिए ये क्या है, आपका काई एम चुंबकीय सुग्राहिता है, ठीक है। अब इस इक्वल टू मैंने बताया I/H। तो देखिए इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय सुग्राहिता कहेंगे। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I वेक्टर तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H वेक्टर के अनुपात को हम चुंबकीय सुग्राहिता कहेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से आप इसका डेफिनेशन बता सकते हैं। चलिए अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, H इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। H इक्वल टू होता है आपका B/μ0 - I, ठीक है, जहां पर B क्या है आपका चुंबकीय प्रेरण है, ठीक है। I क्या है, I है चुंबकन तीव्रता, μ0 है आपका निर्वात की चुंबकशीलता, H क्या है, H है आपका चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। तो ये इसमें इसका जो है फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी से हम सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध निकालेंगे, ठीक है। सापेक्ष चुंबकशीलता को हम μr से डिनोट करते हैं, μr इक्वल टू 1 प्लस ये आपका होता है काई एम। इसी फॉर्मूले को अभी हम निकालेंगे, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये संबंध होता है, सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय सुग्राहिता, ठीक है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो है H इक्वल टू B/μ0 - I होता है। अब यहां से हम B निकालते हैं, तो जब यहां से हम B निकालेंगे तो देखिए यहां पर μ0 और इसको हम लिख सकते हैं μ0 ब्रेकर में लिख देंगे H, यहां पर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो H प्लस I हो जाएगा। अब देखिए H प्लस I इक्वल टू हम लिख सकते हैं H प्लस I इक्वल टू हम लिख सकते हैं B/μ0, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आपको I का एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जो आपका I है इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था चुंबकन तीव्रता का, I इक्वल टू होता है काई M इंटू H, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, जहां पर ये आपका काई M क्या है, काई M है पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता, पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता, ठीक है, सुग्राहिता ये आपका काई एम है। तो I इक्वल टू चुंबकन तीव्रता इक्वल टू होता है काई एम इंटू H, जहां पर काई एम क्या है, पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता, H है चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर I की वैल्यू यहां पर रख देंगे, पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू हम लिख सकते हैं μ0
इंटू एच प्लस आई, देखिए ऊपर मैंने लिखा भी था, ठीक है, ये म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब बी इक्वल टू हम यहां पर लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच प्लस, देखिए एच प्लस, एच को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लिख देंगे आई के स्थान पर हम लिख देंगे जो मैंने यहां पर बताया है, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा काई एम इंटू एच, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, v इक्वल टू, देखिए यहां पर म्यू नॉट एच हम बाहर निकाल लेंगे, म्यू नॉट एच, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, एच के स्थान पर 1 बचेगा, प्लस ये आपका बचेगा काई एम, ठीक है। देखिए यहां पर एच हमने बाहर निकाल लिया तो एच के स्थान पर 1 बचेगा, एच तो बाहर आ गया, यहां पर भी एच बाहर आ गया तो 1 प्लस काई एम बच गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, पुनः हम लगाएंगे, पुनः हमें पता है b इक्वल टू होता है म्यू एच, b इक्वल टू म्यू एच होता है, क्योंकि म्यू इक्वल टू बी अपान एच मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू बी अपान एच, निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है म्यू इक्वल टू बी अपान एच, ठीक है। तो ये क्या है, बी अपान एच, तो बी इक्वल टू म्यू एच हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहां म्यू क्या है, जहां म्यू इक्वल टू है पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, म्यू के बी के स्थान पर रख देंगे म्यू एच, देखिए इसमें मैं वैल्यू रखता हूं बी का तो म्यू एच हो जाएगा आपका, इधर आपका म्यू एच है ऑलरेडी, और 1 प्लस काई एम आपका यहां पर है, म्यू एच यहां पर होगा, ठीक है। म्यू एच से देखिए यहां पर क्या होगा, म्यू नॉट एच, ये म्यू नॉट है, तो देखिए यहां पर नॉट आप रहने दीजिएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या, म्यू इक्वल टू, इधर बचेगा म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, ठीक है। अब यहां पर हम इसी को लिख सकते हैं म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जहां म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो क्या बताया था, म्यू आर, ठीक है। सापेक्ष चुंबकशीलता जो होता है वो म्यू अपान म्यू नॉट के बराबर होता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। जहां पर म्यू क्या है, पदार्थ की चुंबकशीलता, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। तो यहां पर म्यू आर क्या है, पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता, पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां पर म्यू अपान म्यू नॉट के स्थान पर हम लिख सकते हैं म्यू आर, तो म्यू आर इक्वल टू आपका आ गया 1 प्लस काई एम, ठीक है। और यही आपका रिलेशन हो जाएगा सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय सुग्राह्यता काई एम में रिलेशन, ठीक है। तो यही आपका दोनों में रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय सुग्राह्यता में संबंध बताइए, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले से यहाँ पर दोनों में संबंध निकाल दिया। यहाँ पर म्यू आर है सापेक्ष चुंबकशीलता और काई एम है चुंबकीय सुग्राह्यता, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।